नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आर्थिक आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, लेकिन बिहार में यह कानून जल्द ही लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसके संकेत भी दिए हैं। सीएम ने जरूरी कानूनी सलाह लेने की बात भी कही है, लेकिन इस दरमियान नीतीश कुमार ने एक बात और कह दी, जिससे सियासी सरगर्मी फिलहाल बढ़ गई है। सीएम ने जातिगत जनगणना की वकालत की। 2010 की जनगणना जाति आधार पर कराने की उन्होंने मांग की। 2021 की जनगणना को उन्होंने जाति के आधार पर कराने की मांग की। साथ ही आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की उन्होंने वकालत भी की। ऐसे में सवाल है कि क्या जेडीयू अब आरजेडी की पुरानी मांग ही उठा रही है? आर्थिक आरक्षण को भले मंजूरी मिल गई हो, पर इसे लेकर सियासी खेल अभी भी जारी है। हर पार्टी इसे अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या आर्थिक आरक्षण के इतर जातिगत आरक्षण की राजनीति खत्म हो गई है? लालू यादव इसे जिंदा रखे हुए हैं, पर अब लगता है जेडीयू भी इसके साथ है। और चूंकि संवैधानिक रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अर्थ होता है, इसलिए वो अभी है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आबादी के अनुरूप सबको आरक्षण मिल जाए। और मेरी तो राय है कि जो 2021 का जो जनगणना है, इसमें बिल्कुल कास्ट बेस्ड 1931 के बाद नहीं हुआ। ये हम लोगों का बहुत डिमांड हुआ, एससी एसटी में कास्ट वाइज हो जाता है। तो जैसे एससी एसटी में हो जाता है कास्ट वाइज, उसी तरह से सभी कम्युनिटी का क्यों नहीं एक बार कास्ट वाइज कराते? दरअसल आर्थिक आरक्षण का आरजेडी के साथ विपक्ष ने शुरू से विरोध किया है। विपक्ष का मानना है कि आर्थिक आरक्षण के जरिए जातिगत आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, और अगर आरक्षण देना है तो निजी क्षेत्र में दीजिए। साथ ही जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार में विपक्ष की मांग यही है, सरकार 2011 के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और एससी एसटी और ओबीसी को 85% आरक्षण मिले। मध्यरात्रि की डकैती हम अभी भी कह रहे हैं। बिना दस्तावेज खाता बही के 124वां संशोधन लाया गया। आपने आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 की आत्मा कुंद कर दी। किस आधार पर? कोई आधार नहीं है। किसी बाबा का व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो कि नागपुर से आया हुआ, हम उसके पक्ष में नहीं। और हमारा तो सबसे प्रबल पक्ष था कि अगर बैरियर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं, उठा दिया, तो आबादी के हिसाब से आरक्षण दो। क्योंकि बहुजन के हकूक जब तक हासिल नहीं होंगे ना, हम तो इस व्यवस्था की ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल 2011 की जनगणना की रिपोर्ट को अभी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया है। सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि आखिर जब कोई आंकड़ा है ही नहीं, तो फिर आर्थिक आरक्षण देने का पैमाना क्या है? उसमें भी ये सवाल उठ रहा है ना भाई कि आप 15% जिसकी आबादी है उसको 10% आप आरक्षण दे रहे हैं। मंडल कमीशन के अनुसार 54% आबादी है पिछड़ों की, उनको आप 27% दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है भाई? जाति जनगणना हो रही है, रिपोर्ट आ दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग विचार करेंगे जाकर के। और माननीय मुख्यमंत्री सही कहा है कि निश्चित तौर पर जातीय जनसंख्या के आधार पर हो, तो जो लंबे समय से विभिन्न जातियों की मांग जो चली आ रही जाकर के है, वो मांग भी पूरी होगी लोगों की जाकर के, और लोग साथ न्याय भी होगा जाकर के। तो क्या आर्थिक आरक्षण पर केंद्र का दाव भारी पड़ने वाला है? माना तो यही जा रहा है कि मैसेज दलित पिछड़ों के पास नेगेटिव है। तो क्या समय रहते सीएम ने इसे भांप लिया और फिर आरजेडी की पुरानी मांग को भी अपनी नई मांग बना ली है? शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में ये नई मांग नहीं है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अक्सर बिहार में जब भी समाजवादी आंदोलन होता रहा, ये नारा अक्सर गूंजता रहा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि पिछड़ा जो है उनको आबादी के हिसाब से तकरीबन 60% का आरक्षण मिले। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, और जो दूसरे तमाम नेता थे, नीतीश कुमार ने भी इस तरह की बातें की थी। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण पर बोलते हुए जाति आधारित जनगणना की मांग उन्होंने कर दी है, इसके बाद अब एक नया मुद्दा बिहार की सियासत में उठ खड़ा हुआ है। सवाल सीधा है। सवाल यह है कि क्या अगड़ों के बाद अब सरकार और एनडीए पिछड़ों को साधने की कवायद कर रही है? और सवाल यह भी है कि क्या जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लाने की बात जो की गई है, सेंसस कराने की जो बात की गई है, क्या अब इस पर जेडीयू के रुख पर क्या बीजेपी सहमत होती है?
ये कुछ अहम सवाल हैं। इसी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव चौरसिया बीजेपी के विधायक हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक है आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तरुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। सुहेली जी, आपका भी स्वागत है। और आनंद माधव कांग्रेस के नेता हैं, रिसर्च विभाग जो कांग्रेस में है उसके अध्यक्ष हैं। आनंद माधव जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। नीतीश कुमार ने आज जो बयान दिया है जाति आधारित जनगणना को लेकर, आरजेडी हर मंच से, खासकर 2015 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। हमारे साथ सुहेली मेहता है, पार्टी की प्रवक्ता है, उनसे जानते हैं। सुहेली जी, यही कहा जाएगा कि आरजेडी जो अरसे से मांग रही थी उसको भी अब आपने नया मांग बना के आज से शुरू कर दिया है, जाति आधारित जनगणना की मांग को? सुहेली जी, देखिए, ये हमारी कोई नई मांग नहीं है जी। और हम लोग सिर्फ आरक्षण की मांग नहीं करते हैं और जातीय जनगणना की मांग नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिला है तब न्याय के साथ विकास के ढर्रे पर हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है। चाहे समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में किस तरह से लाया जाए, ये शुरू से उनका उद्देश्य रहा है। डॉक्टर लोहिया, जगदेव बाबू और वीर कर्पूरी, ये तीनों लोग के बहुत बड़े फॉलोअर हैं आदरणीय नीतीश जी, और उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं जमीन पर जब भी मौका मिला है। हमारी ही सरकार है कि इस बिहार की आधी आबादी को सरकार बनने के साथ सभी वर्गों के लोगों को आरक्षण दिया, ताकि वो समाज के ये बात तो मूलधारा आप में आ मानती सके। हैं ना कि आरजेडी हर मंच से इस मुद्दे को उठाती थी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात, जाति आधारित जनगणना की बात? तो हम तो कह ही रहे हैं कि ये उठाती थी और हम सीधा जमीन पर लाए हैं जी। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि ये नहीं है। और इनका तो मुख्य रूप से अभी जो लोकसभा में इस पर बहस हो रहा था, तो इनका काम है सिर्फ विरोध करना, यही उद्देश्य है। लेकिन जब भी इन्हें मौका मिला है आरजेडी को, तब सिर्फ ये पारिवारिक आरक्षण की बात करते हैं और परिवार के सीट को आरक्षण देते हैं ये लोग। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये हमारी कोई नई मांग नहीं है, बिल्कुल न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर जो हमारी पार्टी की राजनीति चलती है और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं, वो इसी महिलाओं को सिद्धांत पर आरक्षण करते और हैं। तमाम जो दूसरे स्कीम है उसको आपने यहां पर गिनाया। संजीव चौरसिया बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, चाहे असम का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, बीजेपी और जेडीयू की अलग राय है, क्या इसे भी माने कि आपकी पार्टी अलग राय रखती है जेडीयू से? नहीं, क्या है कि अलग अलग प्रकार के राय का समावेश के विषय पे नहीं जाना है जी। वो राय पार्टी की दृष्टि से है जी। अपना स्पष्ट जो राय है वो तो सामाजिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी स्पष्ट है। इसमें सर्वविदित है कि 3 तलाक के विषय पर देश क्या विश्व के अंतर्गत बहुत सारे देशों में कहीं नहीं है, पाकिस्तान से लेकर जितने जगह का उठाएंगे 3 तलाक विषय पर लगातार आप देखेंगे कि उन राज्यों से, उन देशों से समाप्त है। मैं वो नहीं कह रहा हूं संजीव जी, मेरा कहना है कि जाति आधारित जनगणना की बात पर क्या बीजेपी इत्तेफाक रखती है? आज जातीय जनगणना के आधार पर यहां विभेद कहां है? 2011 के विषय पर जो है, 2021 के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के जनगणना के प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए इन विषयों को कहने का भी बात किया है कि 2021 में प्रकाशन निश्चित तौर पर होगी, ओबीसी का कैटेगराइज होगा। यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है। इसीलिए इस विषय पर कहीं कोई मतभेद और मनभेद का विषय नहीं है। यह तो स्पष्टीकरण है कि पार्टी की दृष्टि से, अपने विचार की दृष्टि से, ध्येय उद्देश्य की दृष्टि से वो एकदम साफ साफ है कि सामाजिक आधार पर परिलक्षित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और जहां तक नहीं पहुंच पाई है विकास की किरण आरक्षण के विषय पर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट सोच के कारण हम लोगों ने हर विषय पर राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। जो आज विपक्ष के आधार पर करने की बात करते हैं, जितने विषय आपने रखा है, आज माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय जो विषय आए थे, तो माननीय कैलाश प्रसाद मिश्र जी वित्त मंत्री थे उस समय, तो वो साथ रहकर समन्वय भाव से जो आरक्षण का परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, हम साथ में थे तभी तो आरक्षण का परिप्रेक्ष्य आया। ठीक है, तो इसलिए हर विषय पर माने संजीव क्लैरिफाई और क्लियर नीतीश कुमार ने जो मुद्दा उठाया है, क्या सहमत है आपकी पार्टी? जी, नीतीश कुमार ने आज जो कुछ भी कहा है, क्या आप पूरी तरीके से सहमत हैं?
उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इस विषय पर, प्रकाशन के विषय पर प्रकाशन तो होना ही है। 2021 के जनगणना के आधार पर इस विषय को रखा ही गया है, इसमें विभेद कहां है? इसलिए इस संजीव जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तरुल जी, क्या कहें कि आपके मुद्दे के आसपास घूम रही है अब सारी पार्टियां बिहार में? नहीं, ये तो देखने को स्पष्ट हो रहा है जी। इस तरह से देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बोला उसकी बात को समझिए कि जिस तरह से इन लोगों को लग रहा है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है। जी। स्वर्ण समाज नाराज था इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से। इनको लगा कि अब खतरा है स्वर्ण समाज से, तो एक आरक्षण का जाते जाते एक आरक्षण का लॉलीपॉप देने का काम किया। नीतीश कुमार जी को यह एहसास हो गया कि बिहार में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज या दलित समाज उनसे नाराज हो गया है, पुनः सत्ता में आने में खतरा है, तो वो एक लॉलीपॉप जैसे एक अख्तरुल जी, पासवान जी कह रहे हैं कि एनडीए का वोट 10% बढ़ जाएगा। जी, 2001 में जनगणना हुई, केंद्र में मंत्री थे नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जैसे लोग, इन्होंने एक बार भी मांग नहीं किया कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। 2011 में पुनः जनगणना हुई, हर 10 साल पे होता है। और देश जब 11 में जनगणना हुआ तो इस देश में लालू प्रसाद यादव ने और श्री मुलायम सिंह यादव ने, शरद यादव ने, सरीखे 2-4 नेताओं ने मात्र पूरे देश में मांग किया, क्योंकि देश के पास जातीय आधारित जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं है। 100 साल पहले 1931 में एक जनगणना हुआ था, उसी के अनुमान के आधार पर सारे कार्य किए जा रहे हैं और सही हक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सही कार्य योजना नहीं बन पा रही है। इसी वजह से लालू जी ने पूरे पुरजोर तरीके से इसकी मांग की थी, उस आधार पर जनगणना हुआ भी। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आ गई, 13 तक जनगणना, उसके अन्य कार्य हुए और 14 से लगातार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि धर्म आधारित जो आरक्षण की बात थी, धर्म आधारित जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक करने की जो बात थी उसको सार्वजनिक कर दिया गया, लेकिन जाति आधारित रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, रिसर्च विभाग के अध्यक्ष हैं। आनंद जी, क्या इतना आसान है क्या जाति आधारित जनगणना करना, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना और उसके बाद आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को या आरक्षण को लागू कर देना, क्या इतना आसान है क्या? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी तथ्य को छिपाते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। जी। तो आपको जो शासन और प्रशासन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों की जो कमिटमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे इसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आप लोगों के सामने लाएं। जी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप फैक्ट्स को कंसील कर रहे हैं। जी। डिमांड बहुत दिनों से है और जाति हमारे यहाँ एक सच्चाई है। जी। इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। तो जब वो सच है तो उसको लोगों के सामने लाने में क्या परेशानी है भाई? आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आप बाकी चीजों को सामने ला रहे हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी ने कभी ऐसी मांग नहीं की, कभी ऐसी मांग नहीं की कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि राज्यसभा में भी इसकी मांग उठाई गई थी और कहा गया था कि आप जो जातिगत जनगणना है इसको आप सार्वजनिक कीजिए। जी, इसकी मांग की गई है, ऐसा नहीं कि नहीं की गई है। और हम लोगों का भी ये मानना है कि अब चुनाव के ठीक पहले जो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसका मतलब आपका मनसा जो है वो साफ नहीं है ना। नहीं, नियत आपके मनसे पे आप संदेह, नियत पे जो है उस पे शक, नियत पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, ऐसा है कि जो आरटीआई के अंतर्गत ही मैं बता रहा हूं कि जो उसमें आर्टिकल 8 है, सेक्शन 8 है, उसमें जो 10 विषय हैं उन ये विषयों में ये कहीं नहीं आता है। जी, तो जब वो नहीं आता, मेरा अगला सवाल इसी पे होगा कि उसकी टाइमिंग को लेकर, बयान की टाइमिंग को लेकर और उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। सुहेली मेहता से मेरा सवाल होगा। सुहेली जी, आज का बयान सुन के ऐसा क्यों न माना जाए कि कहीं ना कहीं जेडीयू को यह लग रहा है कि 10% आरक्षण के बाद पिछड़ों का थोड़ा वोट खिसक सकता है, इसलिए अब इस मांग को उठा दिया जाए? क्यों ना ऐसा माना जाए? सुहेली जी। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार की ये मंशा जरूर रही है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं वो मुख्य धारा में आए, लेकिन ये मंशा कभी नहीं रही है कि जो अगले लाइन में है उनको पीछे धकेल दें। इसी को कहते हैं न्याय का विकास। इसलिए 10% सवर्णों के आरक्षण की बात जब हुई, आप देख रहे थे, ठीक है कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य संविधान का यही था कि समाज के हर वर्ग के लोगों का हर पद पर और हर जगह हर नौकरी
नौकरी में, शिक्षा में प्रतिनिधित्व रहे, लेकिन धीरे धीरे इसका परसेप्शन चेंज हुआ, समाज में असंतोष बढ़ा और हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जनता में अगर असंतोष है तो उसको शांत किया जाए। अब सवाल ये है टाइमिंग की, तो ये क्या इस लोकतंत्र में आरक्षण के बाद जो ये बयान आज का आया है, सुहेली जी, क्या आपको लग रहा है कि पिछड़ों का कुछ वोट बिदक सकता है? देखिए, हमारी पार्टी कभी जाति पर राजनीति नहीं की है। हमारी पार्टी को सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि लगातार हमारी सरकार 13 से 14 साल से चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं, जाति के एजेंडे पर नहीं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के पहले जो निश्चय करते हैं उस निश्चय को पूरा करते हैं। संजीव जी से भी मेरा वही सवाल होगा। संजीव जी, आज जिस तरीके का बयान सामने आया, ठीक है सुहेली जी मैं आता हूं आपके पास। संजीव जी, आज जिस तरीके का बयान सामने आया, ऐसा क्यों न समझा जाए कि कहीं ना कहीं एनडीए को भी भीतर खाने ये लग रहा है, पासवान जी का जो बयान है कि पिछड़ों का वोट इससे कुछ खिसक सकता है, या फिर दलित और आदिवासी जिनको पहले से आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो थोड़े नाराज हो सकते हैं, उसको साधने के लिए इस तरह का बयान दिया गया हो कि भाई आपको भी जो है सो रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा, आबादी के हिसाब से दिया जाएगा। संजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को यह सोचना चाहिए कि यहां विषय का विषयांतर ना किया जाए, इसलिए कि जिन जिन लोगों ने साथ में थे या सवर्णों का आरक्षण का विषय पे था, सब लोगों ने साथ दिया, केवल एक ने साथ नहीं दिया, सर्वविदित है, बाहर तरफ बैठे हैं भाई साहब। तो ये आप बताएं भी कि आखिर में इनकी राय या मंशा क्या थी। तो दोनों समन्वय के आधार पर जब महागठबंधन की बात होती है तो एक समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, तो क्लैरिटी गठबंधन के आधार पर ही नहीं है, तो मतभेद तो वहां है, विभेद तो वहां है, अपना तो कोई ना विभेद है ना मतभेद है, सब जगह समावेश है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये उद्देश्य स्पष्ट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, ये विषय एकदम स्पष्ट है कि सबका साथ सबका विकास, जिनका विकास के किरणों में सहभागिता नहीं हो पाई है, और कहीं लॉलीपॉप का विषय नहीं है, आरक्षण के विषय पर स्पष्टीकरण की दृष्टि से सब जगह नोटिफिकेशन अलग अलग राज्यों में निकल गए हैं। नहीं, कहां मिलने वाले हैं विश्वविद्यालय से बयान की जरूरत क्यों पड़ी? निकल गए, इसमें संजीव जी, आज जो बयान दिया गया उसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज बयान का आयाम को समझना पड़ेगा। आयाम का यह है कि जो चीज अपने लोग भी कर रहे हैं वही विषय पर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है, वास्तव में जो प्रकाशन का है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि महागठबंधन यूपीए की सरकार इतने लंबे समय थी तो वक्तव्यों के आधार पर केवल होता था, कृतित्व के आधार पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो वक्तव्य दिया गया, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। अख्तरुल जी जवाब दे दीजिए। अख्तरुल जी, उस समय विपक्ष संजीव जी को आप जवाब दे दीजिए। रहे लंबे समय तक तो केवल वक्तव्यों के आधार पर बोलिए अख्तरुल जी बोलिए। मानदार थी, दम था तो तुरंत निर्णय लेते, प्रकाशित करते, ये कहां हो पाया? पर माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है अख्तरुल इस्लाम साहिन, आप बोलिए। ठीक है संजीव जी सुन लीजिए। हाँ, देखिए अभी जो एक आरक्षण का मामला आया, इसमें पूरी तरह से इन लोगों ने पूरे देश में जो स्वर्ण समाज है उनको ठगने का काम किया। यह आरक्षण व्यवस्था स्वर्णों के लिए आरक्षण नहीं है, यह आरक्षण सामान्य जातियों के लिए है, जिससे स्वर्ण समाज के मुश्किल से 2 से 2.5% लोग ही लाभान्वित हो पाएंगे, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यक समाज, विभिन्न समाज के लोग उसमें आते हैं। सामान्य जातियों को आरक्षण मिला और उसमें भी लोगों ने गरीबी की बात की थी, जबकि वास्तविकता यह है कि इस देश का 95% जो सामान्य जाति का लोग है उसमें आ रहा है। आप 8 लाख की बात कर रहे हैं, आप 5 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, गरीबों को कहां न्याय मिलेगा? 1% भी, अपर लिमिट है भाई साहब, लोअर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट का लाभ जो है, भी जो समाज के लोग हैं जिनकी बात करते हैं, गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जबकि बिहार की ओबीसी जनता, ईबीसी जनता, दलित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामंती सोच को रिजेक्ट करने का काम किया था। इसलिए नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं, क्योंकि तमाम पिछड़े समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग निर्णय ले चुके हैं कि जो भी एनडीए के साथ जाएगा, जो भी भाजपा के साथ जाएगा, उसको हम खराब करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार बौखलाहट में काम कर रहे हैं। आज इनके महागठबंधन में जो विभेद है, दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं, आप बताएं, एक इधर विरोध कर रहे हैं, उधर पक्ष कर रहे हैं, इन लोगों से पहले पूछ लिया जाए। नहीं विरोध तो है ही, ठीक है आनंद माधव हमारे साथ हैं, ठीक है अख्तरुल जी, संजीव जी जरा सुन लीजिए, आनंद माधव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, अगर ये मुद्दा उठता है केंद्रीय स्तर पर चुनाव में भी, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? आनंद जी एक बार प्रश्न को दोहराएं। इतने अगर ये मुद्दा चुनाव में उठता है, सदन के पटल पर आता है, या फिर
चुनाव से पहले भी उठता है, तो कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या होगा, जाति आधारित जनगणना? देखिए आपका इनसे ये पूछा जाए ना कि आरजेडी का स्टैंड जो सबसे पहले के आधार पर है उनके साथ। आनंद जी आप बोलिए, संजीव जी सुन लीजिए, आनंद जी आप बोलिए। संजीव जी मैं अपनी बात कह दूं। मैं ये कह रहा था कि आपका जो प्रश्न था समय का प्रश्न था। हमारी दो बात इस पे कहना है। सबसे बड़ी बात कहना है कि आपने आरक्षण दे दिया सवर्णों को 10%, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने भी उसका स्वागत किया। लेकिन आपको जानकारी हो कि अभी सबका बयान भी आया, सब लोगों ने उसका स्वागत भी किया। मैं आपको ये बता दूं कि अब आपने आरक्षण दे दिया, उसका बेसिस क्या है? आप किसी भी चीज का बिना तथ्यों के आधार पर अगर कोई चीज की घोषणा कर देते हैं, वो तो उचित नहीं है ना। आप फैक्ट्स रखिए ना, हमने इन आधार पर हम ये आरक्षण दिया। तो ये सब जो है सब समय का खेल है। 2019 सब देख रहे हैं कि देश 2019 में जो हमारा चुनाव आएगा उसमें कैसे हम गठबंधन करें, कैसे हम ये करें और कैसे जाए। और दूसरी बात यही कि अगर नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जनादेश की चोरी की, वो जीत के हमारे साथ आए और जाके बैठ गए किसी दूसरे की गोद में, तो इससे तो जग जाहिर है ना। तो अब वो तो इतने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं जिसकी कोई बात हम कह ही नहीं कह सकते हैं। और तो इसलिए आज जो वो कह रहे हैं, अख्तरुल जी आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है, चुनाव है वो भागे जा बोलना चाह रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। आखिर जो जनगणना हुई उसको सार्वजनिक करने में भाजपा को क्या दिक्कत है? ठीक तो बोला ही ना। हाँ बिल्कुल ये इसी सवाल का जवाब ले। सुहेली जी आप क्यों नहीं मांग करती बीजेपी सरकार से कि 2011 की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए? सुहेली जी हाँ सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सुहेली जी बोलिए। इसका लाभ देने का भी काम किया। हाँ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो पहले 2011 की रिपोर्ट हो जाए सार्वजनिक, क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं किया? मेरा बड़ा प्रश्न है। हम लोगों ने कहा दिया 2021 के साथ जनगणना करने के बाद कर भी दिए हैं। आधार पे आप क्यों नहीं किया भाई? जरा सुन लीजिए, सुहेली जी को सुन लीजिए, जवाब